हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम टू एनवी लर्निंग प्लेटफॉर्म। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। हमारा लेक्चर नंबर आज 3rd है। ठीक है, हमने लेक्चर नंबर 2 तक क्या पढ़ा था? हमने क्या बोलते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या स्टार्ट किया था? हमने उसके जैसे पैसेज रूट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से कि कहाँ से हमारा कैसे हम बाहर से सांस लेते हैं और कैसे कैसे करके वो हमारी लंग्स पोजीशन में जाती है, ये सब हमने देख लिया है। ठीक है, मैंने डायग्रामेटिकली भी आपको सब दिखा दिया है। चलो आज हम थोड़ा सा बस लंग्स एल्विलाई का कुछ पार्ट बचा हुआ है, वो एल्विलाई का पार्ट कर लेते हैं। फिर हम आज पढ़ेंगे कंडक्शन की, मतलब इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम का 2 तरीके का पार्ट होता है। तो एक होता है जो हमारा होता है कंडक्शन और एक एक्सचेंज ऑफ गैसेज, मतलब मेन रिप्रोडक्टिव रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट का जो होता है वो देखना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले लिखो एल्विलाई हेडिंग डाल दिए। चलो सबसे पहले देखिए मैंने क्या बताया था कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, बलून के जैसा। तो लिखिए ये बलून के जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, बलून लाइक स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर जो होती है बलून के जैसा होता है। ठीक है, सब समझ गए। मेन है ये क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, समझ गए। अब देखो इसमें एक सर्फेक्टेंट पाई जाती है। ठीक है, लिखिए सर्फेक्टेंट, लिखिए सर्फेक्टेंट। ठीक है, सर्फेक्टेंट होता क्या है, सरफेस एक्टिव एजेंट। ठीक है, यहाँ पे लिख लो सरफेस एक्टिव एजेंट। सरफेस एक्टिव एजेंट। चलिए ठीक है, तो सर्फेक्टेंट पे लिखिए इसका नेम क्या होता है, लेसिथिन। लेसिथिन। ठीक है, अब देखो लेसिथिन कहाँ से रिलीज होता है, देखो इट इज सिक्रीटेड फ्रॉम एल्व्यूलर epithelial क्या है ये, सेल। इपिथेलियल सेल से ये सिक्रीट होता है। ठीक है, एल्वुलस का जो इपिथेलियल सेल होता है ना, उससे उसके टाइप 2 से। ठीक है, देखिए इट इज सिक्रेटेड फ्रॉम टाइप 2। यहाँ पे लिख लो टाइप 2, टाइप 1 टाइप 2। एल्वुलर का 2 टाइप होता है, एक टाइप 1 होता है, एक टाइप 2 होता है। तो टाइप 2 जो होती है ना एल्वुलर इपिथेलियल सेल, उससे ये रिलीज होता है लेसिथिन, सर्फेक्टेंट हमारा। ठीक है, आगे लिख, चलो नोट कर लो। चलो ठीक है, लिख लिया यहाँ तक। चलो अब इसका फंक्शन लिख लीजिए, लेसिथिन का फंक्शन। चलो फंक्शन क्या है इसका मेन, देखो इट रिड्यूस सरफेस टेंशन बिटवीन, पूरा लिख लीजिए बिटवीन, इट रिड्यूस सरफेस टेंशन बिटवीन एल्वियोलर फ्लूइड एंड एयर। ठीक है, डैट पूरा साथ में लिख लो, फिर समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, यहाँ एयर टू प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्सिंग। ठीक है, देखो इसका क्या मतलब है। देखो ये बोल रहा है कि एल्वुलर एयर क्या बोलते हैं, हमने देखा कि हमारा सर्फेक्टेंट क्यों, हर चीज़ रहने का एक रीज़न होता है ना कि, तो ये सर्फेक्टेंट क्यों बनाता है हमारा एल्वुलर वॉल, मतलब एल्वुलर इपिथेलियल सर्फेक्टेंट क्यों बनाता है, ताकि वो जो एल्वुलर फ्लूइड, एल्वुलाई के जो खुद का फ्लूइड है और बाहर से जो एयर आएंगी, उस दोनों के बीच में जो टेंशन ना हो जाए, टेंशन होता है उसको मैनेज करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर उसको रिड्यूस नहीं करेगा तो जो क्या है ना कि देखो एक एग्जाम्पल ले लो बलून का। बलून आप फुलाते हो, फुग्गा फुलाते हो तो एक लिमिट तक ही फुलाते हो ना, उसके बाद तो आपका क्या होता है, वो अगर उससे ज़्यादा एयर उसमें भर दोगे तो फट जाता है। तो वैसा ही है, अगर उससे ज़्यादा आप कर दोगे, मतलब
जितना ज़्यादा एक कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से बढ़ के अगर वो हो जाए, मतलब फ्लूइड इसमें बढ़ जाएगा, फ्लूइड तो मेंटेन है, एयर फुल हो जाएगा तो वो फ्लूइड तो क्या हो जाएगी, तो हमारी क्या एल्वेलाई क्या हो जाएगी, बर्स्ट कर जाएगी, कोलैप्स कर जाएगी पूरी की पूरी लंग्स। तो उसी लंग्स को कोलैप्स करने से बचाता है ये सर्फेक्टेंट। ठीक है, समझ गए? चलिए ये नोट कर लो। चलो फिर उसके बाद ना हमें थोड़ा सा एक एक्सटर्नल, मैंने जो इंटरनल स्ट्रक्चर बताया था जैसे कि राइट लंग्स, लेफ्ट लंग्स, फिर राइट लंग्स में बताया था कि क्या होता है हमारा, कि दोनों फीसर बताए थे, तो उसी फीसर में तो उसी में है ना एक पॉइंट लिखना है, मतलब एक पॉइंट नोट कर लो, इन नोट सी के जैसे लिख लेना कि इंपॉर्टेंट नोट ही है। ठीक है, यहाँ से ही लिखना स्टार्ट कीजिए। चलिए सबसे पहले लिखिए, देखो लिखिए, ये है कि राइट लंग्स इज, देखो रेड पेन से लिखो यहाँ पे, शॉर्टर, छोटा होता है देन लेफ्ट लंग्स। ठीक है, जो लेफ्ट लंग्स से ना राइट लंग्स छोटी होती है। हाँ, अब देखो इसका रीज़न है क्यों, क्योंकि राइट साइड में हमारा क्या होता है, लीवर होता है, उसका प्लेस का ना राइट साइड में लंग्स के नीचे मतलब वो हमारा क्या होता है, लीवर होता है। तो लीवर के उसके वजह से क्या होता है ना कि डायफ्राम, वो लीवर है ना थोड़ा सा रहता है, तो लीवर थोड़ा ऊपर घसका देता है डायफ्राम को थोड़ा ऊपर घसका देता है। तो वो उसका जो अब स्पेस तो हर चीज़ का फिक्स है ना, बॉडी में कौन सा पार्ट कहाँ पे है तो उसका फिक्स पोजीशन है, उसी पोजीशन के अंदर देखो हमारा बॉडी ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ह्यूमन बींग का बॉडी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। कभी उसको देखना कि मतलब आप जब डॉक्टर बन जाओगे तो देखना आप हॉस्पिटल में आपको जब काट कूट के पूरा बॉडी स्ट्रक्चर दिखाता है, जैसे कि उसमें इतना कॉम्प्लिकेटेड कैसे कैसे फिक्स किया हुआ है, जैसे आप मशीन में फिक्स करते हो ना, वैसे ही हमारा पार्ट्स पूरा एक एक ऑर्गन एकदम परफेक्टली फिक्स है। और उसी ऑर्गन को सेट करना है तो कौन सा ऑर्गन उतना छोटा क्यों है, कौन सा ऑर्गन टिल्ट क्यों है, हर चीज़ का रीज़न है। ठीक है, तो यही बता रहा है कि राइट लंग्स ना हमारा थोड़ा सा छोटा होता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे ना ये लिख लीजिए, यहाँ पे जगह लिख लीजिए, यहाँ पे रीजन लिख लीजिए क्यों छोटा होता है, शॉर्टर देन लेफ्ट लंग्स। अब रीजन लिखिए, बिकॉज क्यों छोटा होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्या बोलते हैं, लीवर जो हमारे प्रेजेंट होती है उसके वजह से ये रेज कर देता है, रेज्ड डायफ्राम, ठीक है, ये डायफ्राम को रेज कर देता है। ठीक है, डायफ्राम की पोजीशन को क्या कर देता है, हल्का सा ऊपर कर देता है। ठीक है, रेज डायफ्राम पोजीशन स्लाइटली, हल्का ज़्यादा रहता है, स्लाइटली अप। ठीक है, स्लाइटली अप मतलब थोड़ा सा ऊपर कर देता है। डायफ्राम जैसे पोजीशन हमने पढ़ा था कि ये वाली पोजीशन है, यहाँ पे हमारा एक ये लंग्स हो गया, हाँ दूसरी लंग्स हमारी ये हो गई मान लो, और ये हमारा डायफ्राम हुआ। ठीक है, यहाँ पे हमारा लीवर होगा, तो ये डायफ्राम क्या कर देगा ना, इसको थोड़ा सा टिल्ट कर देगा, डायफ्राम ऐसे बन जाएगा, ये मतलब रहता है ऐसे। तो इसी की वजह से यहाँ का पोजीशन तो हमारा सेम ही है, लेकिन जगह तो फिक्स ही है, तो उसी में थोड़ा सा लंग्स का क्या हो जाता है, ये छोटा हो जाता है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। चलो समझ गए, चलिए चलो ठीक है, फिर हो गया। अब देखो लेफ्ट लंग्स हमारा होता तो बड़ा है वैसे, मतलब ये राइट लंग्स के कंपैरिजन में हर चीज़ का लॉन्गर और शॉर्टर ना कंपेयर करके दिखाता है, ऐसा नहीं कि मतलब पूरा बॉडी पार्ट में सबसे लंबा है। ठीक है, लिखिए लेफ्ट लंग्स है जो लॉन्ग है, लेफ्ट लंग्स लॉन्ग है बट नैरो है, देन किससे, राइट लंग्स से। देखो लेफ्ट लंग्स हमारी है वो बड़ी तो है राइट लंग्स से, लेकिन नैरो है, जैसे कि राइट लंग्स हमारा ये होगा, देखो राइट लंग्स हमारा हो जाएगा पूरा, लंग्स ही बना दो, चलो ठीक है, कैविटी होगी थोड़ा सी, देखो समझ गया, दोनों लंग्स ही हैं,
ये लंग्स है थोड़ी सी छोटी होती हैं, ठीक है, देख लेना, कंपेयर करके देख लेना आप। ये लंग्स थोड़ी सी छोटी है, ये लंबी है, लॉन्ग है, बट नैरो है। इसका साइज नैरो होने का रीज़न क्या है कि यहाँ पे हमारा क्या आएगा, ये वाला जो हमारी एक कार्डिक नॉच है, यहाँ पे हमारी दिल आएगी, ठीक है। ये कार्डिक नॉच यहाँ पे आ जाती है, जिसकी वजह से इसका पोजीशन थोड़ा खसक जाता है, मतलब आपस में ये ऐसे नॉर्मल लंग्स का जो पोजीशन था उससे थोड़ा दब गया, क्योंकि इसके इनर साइड में क्या हो गया, कार्डिक नॉच बन जाती है, इसकी वजह से ये थोड़ा सा नैरो हो जाता है, ठीक है। तो लिख लो राइट लंग्स लॉन्गर ड्यू टू, लिख लो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्डिक नॉच होती है, उसके प्रेजेंस की वजह से राइट लंग्स एंड लेफ्ट लंग्स हमारी थोड़ी सी छोटी होती है, ठीक है। ये हमारा दिल है, हार्ट, ठीक है, ह्यूमन हार्ट, ठीक है। यहाँ पे हार्ट आ गई, इसकी वजह से क्या हो गई, हमारी लंग्स थोड़ी सी छोटी पड़ गई। चलिए चलो नोट कर लीजिए, चलो हो गया, चलिए ठीक है। तो हो गया हमारा वो। अब देखो, अब हमें लिखना है थोरैसिक चैम्बर। चलो लिखिए, थोरैसिक चैम्बर। देखो देखो क्या है ये थोरैसिक चैम्बर, क्या है, देखो लंग्स आर सैचुरेटेड, लंग्स जो होती हैं वो सैचुरेटेड होती हैं इन दिस चैम्बर। इस चैम्बर में लंग्स हमारा क्या होता है, इस चैम्बर में हमारा लंग्स है ना फिक्स्ड होता है, सैचुरेटेड होता है, ठीक है। एक तरीके से लंग्स के लिए क्या है, घर है, ठीक है। और घर बनाने के लिए क्या होता है, अच्छा इसको ऑल्सो बोलते हैं, लिख लीजिए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एयर टाइट चैम्बर, ठीक है, एयर टाइट चैम्बर है, ठीक है, लंग्स का घर, ठीक है, ऐसे याद रख लो। थोरैसिक चैम्बर क्या है हमारा, लंग्स का घर। अब घर बना रहे हो तो घर बनाने के लिए आपको तो सब देखना पड़ेगा ना कि क्या बनाते हो। एक घर बनाना है तो आपको सामने पीछे आगे बाएं सब जगह दीवार लगानी पड़ेगी, और सब जगह दीवार कैसे लगाते हैं, वो लिखिए। देखो ऐसे मैं डायरेक्ट लिखवा दे रही हूँ, लैंग्वेज नहीं लिखना। डोर्सली लिखिए सबसे पहले, डोर्सली, वेंट्रली, ठीक है, लैटरली, ये 3 पहले लिखिए, ठीक है। चलो डोर्सल मतलब थोरैसिक चैम्बर, हमारे थोरैसिक चैम्बर, एक सेकंड बस, चलो ठीक है। देखिए तो डोर्सली का मतलब हुआ पीछे साइड, जो हमारी ये बैक का साइड है ना, वो बैक साइड डोर्सल हुआ। फ्रंट साइड हमारी क्या हुई, हमारी वेंट्रल हुई, और लैटरल मतलब ये वाली साइड लैटरल हुई, डोर्सली वेंट्रली लैटरली, ठीक है। चलो यही थे। अब देखो डोर्सल साइड में क्या होती है, ये हमारी वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। देखो डोर्सल वेंट्रल ये आपको पता है ना क्या होता है। देखो अगर मैं अपना ले लूँ तो मेरा ये साइड जो हमारा बैक साइड है उसको हम डोर्सल बोलते हैं, फ्रंट साइड है उसको हम वेंट्रल बोलते हैं, लैटरल मतलब ये वाली पोजीशन जो है वो हम उसको लैटरल बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे वेंट्रल साइड मतलब डोर्सल पीछे वाले साइड में हमारा क्या किससे से कनेक्टेड है, ये क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम से, ठीक है। बैक वेंट्रल साइड में स्टर्नम, आगे वाले साइड में हमारी स्टर्नम है, ठीक है, स्टर्नम, ठीक है, आगे वाले साइड में स्टर्नम है। लेटरल साइड में रिब केस, जैसे ऐसे बनी होती है ना, ऐसे ऐसे, तो उसको रिब केस बोलते हैं, ठीक है, रिब केज। रिब्स लिख लो सीधे, पूरा का पूरा बनेगा तो रिब केज, वैसे सीधे रिब्स लिख लो, ठीक है। और एक और साइड होगा, यहाँ पे लिख लीजिए लोअर साइड में, लोअर साइड में लिख लो डॉम शेप डायफ्राम, ठीक है, डॉम शेप डायाफ्राम, ठीक है। चलो डॉम शेप डायफ्राम होता है, जिससे को डॉम का मतलब क्या, वो गुंबज के जैसा, मंदिरों में नहीं होता ऐसा शेप होता है, ठीक है, उसको डॉम शेप बोलते हैं, ठीक है। चलो
नोट कर लीजिए। चलो ठीक है, समझ गए। चलो अब ठीक है, अब पढ़ना हमें पार्ट्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के कितने पार्ट्स होते हैं वो देखना। चलिए यहाँ तक आपको समझ गया, आ गया होगा। चलो सबसे नंबर लिखिए, हेडिंग डालो, थोरेसिक चैम्बर नहीं, मिटा दीजिए। चलिए, पार्ट्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स, ठीक है, दो तरीके का होते हैं। नंबर 1 में सबसे पहले होता है हमारा कंडक्टिंग पार्ट, ठीक है, कंडक्टिंग पार्ट, ठीक है। दूसरा होता है हमारा रेस्पिरेटरी पार्ट, ठीक है। चलो, रेस्पिरेटरी पार्ट, चलो ठीक है, समझ गए। सबसे पहले है हमारा कंडक्टिंग पार्ट, दूसरा पार्ट है हमारा रेस्पिरेटरी पार्ट, ठीक है। इसको हम रेस्पिरेटरी को जगह पे आप इसको एक्सचेंज पार्ट भी बोल सकते हो, एक्सचेंज ऑफ गैसेज के मेन पार्ट यही है कि रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं तो हमारा मतलब ये, इसको एक्सचेंज पार्ट भी बोलते हैं, तो आप लिख सकते हो एक्सचेंज पार्ट। एक्सचेंज पार्ट इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेगा, एक्सचेंज पार्ट का मतलब है गैसेस एक्सचेंज होती है ना, इसकी वजह से एक्सचेंज पार्ट लिखते हैं इसको, ठीक है। चलो अब देखो ये क्या होता है, इसका मेन फंक्शन क्या है, कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब है जब बाहर से एयर लाएगा, एयर को लेके हमें ये लास्ट पोजीशन तक, मतलब एल्वोलाई से पहले ये कहाँ तक, ये होता है हमारा नॉस्ट्रिल से लेकर और हमारा टर्मिनल ब्रोंकाई, ये तक तब जहाँ तक होता है वो सारे का सारा हमारा कंडक्टिंग पार्ट में आता है, ठीक है। सो इस दोनों का नाम लिख लीजिए, फिर हम दोनों को अलग अलग करके एक साइड ये लिख के लिखेंगे। चलिए नेम लिख लीजिए पहले, चलो ठीक है। चलिए तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं, इसी एक ही करके पढ़ते हैं। चलो सबसे पहले पढ़ते हैं हम कंडक्शन पार्ट, ठीक है। कंडक्टिंग पार्ट लिखो, हमारा सबसे पहले हमें पढ़ना है कंडक्टिंग पार्ट, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, इट कंसिस्ट्स ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, ठीक है, ठीक है। 2, अगर मैं 2 लिख दूं सीधे, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक जो होती हैं वो इसमें सारे आ जाते हैं, ठीक है। अब आपको याद होगा कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल के बाद क्या था, वो सारे के सारे सीक्वेंस मैंने पहले दिखा रखे हैं कि आपको एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल हो गया, नॉस्ट्रिल के बाद क्या होगा, नसल पैसेज के बाद नसल चैम्बर, नेजल चैम्बर के बाद हमारा क्या, नेजोफैरिंग्स के बाद आ जाएगी नीचे जो फेरिंग्स हो गई, फेरिंग्स के बाद आ गई लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई में भी प्राइम में क्या हो जाएगी हमारा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, और फिर उसके ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स में भी होगा था प्राइमरी और सेकेंडरी, और फिर ब्रोंक्यूल्स के बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। तो ये सारे मैंने सीक्वेंस वाइज उसमें लिखवा रखे हैं, तो वही है। यहाँ तक आपका इसीलिए याद रखना कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक सारे के सारे आपको कंडक्टिंग पार्ट में आते हैं, ठीक है। चलो अब देखो इसका फंक्शन लिख लो कि कंडक्टिंग पार्ट का फंक्शन क्या है। चलो सबसे पहले लिखो, ये सबसे पहले कंडक्ट करता है, ठीक है। नंबर 1 में लिखिए, कंडक्ट एयर फ्रॉम, कहाँ से, आउटसाइड से, एक्सटर्नल कहाँ से होगा, एक्सटर्नल ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर से होगा, ठीक है। एटमॉस्फेयर से किसके थ्रू, जो ये है, ये हमारा नॉस्ट्रिल है, ठीक है। हम नोज जिसको बोलते हैं नोज, तो इसको हम नॉस्ट्रिल बोलते हैं, ठीक है। ये आपका नॉस्ट्रिल वाला, ये मतलब ऊपर से नोज बना हुआ है, ये ऊपर का स्ट्रक्चर है, लेकिन अंदर से जब जैसे इसका मांस हटाओगे स्ट्रक्चर, जैसे कंकाल देखते हो ना, तो कंकाल में ये वाली पोजीशन आपकी नहीं होती है। स्केलेटल देखोगे तो इस ये वाली पोजीशन आपको नहीं दिखेगी, नाक वाली और आइज वाली आपको खोखली दिखती है, जो वो देखा होगा कभी आपने भूतिया मूवीज में, वो जो दांत भी ऐसे ऐसे हिलता रहता है, और ये नोज और आइज के अंदर बस उसका ये उसको बोलते हैं ना, उसके आप
का ऑप्टिक्स, मतलब आँख का एक बस कैविटी बना हुआ है, एक नाक के लिए कैविटी बनी हुई है और आँख के लिए कैविटी बनी हुई रहती है, ठीक है। टीथ तो हमारा उसमें स्केलेटन में ही जुड़ा हुआ है ना, टीथ वाला पोर्शन, जॉ, तो वो रहती है, बस ये वाला दोनों पोर्शन नहीं। तो इसी के अंदर जो सेप्टम है तो उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, ठीक है, नॉस्ट्रल बोलते हैं, और ये हम बाहर से देख रहे हैं तो इसको एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, ठीक है। तो इट कंडक्ट एयर फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, ठीक है, टू टर्मिनल थर्मिनल नहीं, टर्मिनल ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, यहीं पे लिख लो टर्मिनल। ये कंडक्ट करता है मतलब लेके आता है, ठीक है, बाहर से सांस लिए, जैसे इनहेल एक्सेल, जो रामदेव बाबा नहीं करवाते, तो इनहेल एक्सेल, तो वही है। तो इनहेल करोगे तो टर्मिनल नॉस्ट्रल से लेकर ये हमारा पूरा का पूरा एक्सटर्नल टर्मिनल ब्रोंक, ये नॉस्ट्रल्स एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक लेके जाता है, वहाँ तक वो ला के छोड़ देता है। तो वहाँ तक जो लेके जाएगा तो वो कंडक्टिंग पार्ट कहलाएगी, ठीक है। चलो नोट कर लो, चलो ठीक है, समझ गया। चलिए सेकेंड फंक्शन लिखिए, उसी का है, सेकेंड नंबर फंक्शन डाल के लिखिएगा। फंक्शन नंबर 2, इट क्लियर एयर। जो हम सांस लिए ना, तो उसमें बहुत पहले बताया था कि जैसे हम सांस लेते हैं तो उसमें बस ऑक्सीजन ही नहीं है, उसके साथ बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स भी होती हैं, कुछ फॉरेन पार्टिकल्स, मीन्स कुछ एलर्जिक चाहिए, जैसे कि पोलन ग्रेन घुस जाएगा, जैसे मैंने 12th वाले में पढ़ा था कि पोलन एलर्जी होती है, तो पोलन एलर्जी वो भी तो नाक के थ्रू ही जा रहा है ना, तो पोलन एलर्जी वो भी घुस जाएगा, तो उस सब से ना हमको क्या कहते हैं, बचाता है, ठीक है। इट क्लियर एयर फ्रॉम, इट क्लियर एयर, ठीक है, एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, ठीक है, it clear air and protect us from foreign particle, ठीक है। ये हमारा एयर को साफ करता है और फॉरेन पार्टिकल्स को रिमूव कर देता है, जिससे हमें आगे जाके क्या कहते हैं, हमें बच के रहेंगे कि जैसे फॉरेन, यहाँ पे फॉरेन का मतलब है कि बाहरी पार्टिकल जो हमारे बॉडी के लिए इम्प्योरिटी का काम करेगी, तो उसको ये निकाल आउट कर देता है, ठीक है। चलो ठीक है, थर्ड लिखो। ये एयर को अब अंदर तो आ गई, अंदर आने के बाद ना एयर को ह्यूमिडिफाई करता है, मतलब थोड़ी सी नमी वाली ला के दे देता है, ताकि वो क्या होते हैं ना कि हमारे बाहर से आए, अंदर जाके दोनों का थोड़ा मिश्रण हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। क्योंकि थोड़े से देखना ना, अंदर आप जाते हो तो टेम्परेचर आपको बाहर इनहेल करोगे, इनहेल करते हो तो आपके टेम्परेचर बाहर वाली एयर की है, लेकिन आप जब बाहर सांस छोड़ते हो तो आपको देखना, हमेशा ऑब्जर्व करना कि आपका क्या होता है, गर्म गर्म सांस निकलती है, ठीक है। तो वो क्यों, क्योंकि आगे जाके पहले देखो, इट ह्यूमिडिफाइड, ये एयर को ह्यूमिडिफाई करता है, ठीक है। और एयर को ह्यूमिडिफाई करता है, ह्यूमिडिफाइड के बाद इसको ना, मतलब अपना रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, हमारे बॉडी टेम्परेचर में, जैसे रूम टेम्परेचर पे सांस लिए तो रूम टेम्परेचर से निकाल के हमको एयर को बॉडी टेम्परेचर में ले जाता है, ठीक है, ठीक ठीक। इट ब्रिंग एयर फ्रॉम रूम टेम्परेचर टू बॉडी टेम्परेचर। देखो जैसे कि आप रूम टेम्परेचर पे जो जैसे बाहर से आप ले रहे हो तो बाहर का तो टेम्परेचर वेरी करेगा, तो एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करती है। तो हम तो ठंडा में भी हम तो हमेशा सांस लेते हैं ना। अब मान लो कि अगर टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा, हम बाहर से सर्दियों में ठंडी ले लेंगे, सर्दी में बाहर कितनी टेम्परेचर रहती है, बहुत बहुत जगह पे तो माइनस में रहती है, माइनस वाली टेम्परेचर ले लेंगे और अंदर से कुछ कन्वर्ट नहीं होगा, तो हम सारे के सारे ऑर्गन्स हमारे क्या है, ठंड लगेगी सबको, मतलब क्योंकि एयर है सब जगह पास करेगी ना, तो वो काम नहीं पाएगा। इसी की वजह से ये अपने टेम्परेचर, मतलब हमारा बॉडी का टेम्परेचर अलग है, हमारा अंदर जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर अलग है, रूम टेम्परेचर अलग है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर अलग है। रूम टेम्परेचर का कहने का मतलब एटमॉस्फेरिक जो नॉर्मल टेम्परेचर होती है वो, ठीक है।
तो वो टेम्परेचर अलग है। आप रूम का टेम्परेचर बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो, डिपेंड ऑन यू। आप पे डिपेंड करता है कि जैसे आपको गर्मी लगती है तो फ़ैन चलाते हो, एसी चलाते हो तो एसी में आप क्या करते हो, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम गर्मी जब होती है जून में तो लोग तो उसको बहुत ज़्यादा कम 16, 7, 15, 12, इनफैक्ट 12, 11 पे भी ले जाते हैं। बॉडी के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। और ठंड लगती है तो आप हीटर चलाते हो, हीटर में कितने ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कराते हो, तो उसके अकॉर्डिंग तो नहीं है हीट। ऐसा नहीं है कि आप गर्म वाला हीटर में रह रहे हो तो इतनी ज़्यादा झुलसने जैसी सांस, जैसे कभी कभी होती है ना बाहर धूप में जाते हो तो एकदम झुलसने जैसी हवा आती रहती है, फिर भी आप वो लेते हो। तो आपका इंटरनली आपको ऐसा नहीं लगता कि अंदर ही झुलसने लगता है क्या? आपके स्किन्स झुलसते हैं तो आपके अंदर ऑर्गन्स झुलसते हैं? नहीं झुलसते हैं ना, क्योंकि उसको फिर वो अगर हाई टेम्परेचर है फिर भी उसको रूम टेम्परेचर अपने बॉडी के टेम्परेचर में ले आएगा, और लो टेम्परेचर फिर भी उसको बॉडी के टेम्परेचर में मतलब ऑटोमेटिकली उसको अपने अकॉर्डिंग वो चेंज कर लेगा, सेट कर लेता है। ये सारा सेट करने का प्रोसेस कौन करता है? हमारा कंडक्शन वाली पार्ट करती है। ठीक है, तो समझ गए, नोट कर लो। चलिए ठीक है, चलो फिर हो गई। सो कंडक्शन वाली पार्ट हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब लिखिए रेस्पिरेटरी पार्ट। सेकंड है रेस्पिरेटरी पार्ट। ठीक है, देखो उसमें क्या है, सबसे पहले देखो इसमें कहाँ से कहाँ। अब देखो हमारी टर्मिनल ब्रोंकियोल तक तो कंप्लीट हो गया, बचा क्या? एल्विलाई और उसके डक्ट्स। तो इसमें होंगे, इसमें होते हैं, इट कंसिस्ट एल्वियोलाई एंड देयर डक्ट। ठीक है, चलो इसका फंक्शन लिख लो। चलो रेस्पिरेशन में फंक्शन इसी का है। ठीक है, फंक्शन तो हर चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन देखो इट इज द एक्चुअल साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, गैसेस मीन्स O2 इन, CO2 आउट। ये वाला लाइन याद रखिएगा। ठीक है, एक्चुअल है जहाँ पे ऑक्सीजन का इन होता है और CO2 का बाहर, मतलब उसको बाय बाय टाटा बाय बाय करते हैं। ठीक है, समझ गए? ये एक्चुअल डिफ्यूजन होता है। यहाँ पे एक्चुअल साइट है ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस का एक्चुअल साइट है जिसमें O2 इन और CO2 आउट होता है। ठीक है, लिख लो। ठीक है, बिटवीन ब्लड होता तो यही है ना कि ब्लड डिफ्यूजन होगी, बेसिकली ब्लड में डिफ्यूज होगा फिर वो लेके सेल तक जाएगी। ठीक है, ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। ठीक है, समझ गए? एक्चुअल साइट है जहाँ पर डिफ्यूजन स्टार्ट होती है। ठीक है, जहाँ पे O2 इन होती है और CO2 आउट होता है। ठीक है, चलो ये दो जगह पे डिफ्यूजन होती है गैस का। जैसे कि एक एल्वुलाई साइड पे है, तो एल्वुलाई साइड पे क्या होगी, ऑक्सीजन आई तो ऑक्सीजन क्या होगी, हमारे अंदर आएगी, CO2 बाहर जाएगा और फिर ये सेल के साइड पोजीशन पे आएगा। जैसे कि हम आगे प्रोसेस पढ़ेंगे तो सेल के पोजीशन पे क्या होगा, हमारा ऑक्सीजन रिलीज होगी, मतलब सेल से टूटे, ब्लड से ऑक्सीजन हटेगी और वहाँ पे CO2 आएगा। ठीक है, और वो सेल को चाहिए ना वहाँ पे, तो वहाँ एक जगह पे देखो दो जगह होता है, बाइंडिंग होती है CO2 की भी हेमोग्लोबिन से, और उसके बाद क्या बोलते हैं CO2 से और रिलीज, मतलब टूटता भी है और बनता भी है और टूटता भी है, क्योंकि एक बार दो जगह पे प्रोसेस होती है। इसलिए एक जगह पहले CO2 यहाँ पे देखो हमारे टिश्यू लेवल पे CO2 का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, मतलब बाइंडिंग होती है, वो CO2 ब्लड से जुड़ता है और फिर उसके बाद एल्वुलाई साइड पे क्या होता है, ब्लड से वो फिर बाहर निकलता है, क्योंकि अब उसको बाहर निकलना है ना, इसकी वजह से। चलो नोट कर लो। चलिए हो गया ये, चलिए ठीक है। अब लिखिए स्टेप्स इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन में जो जो स्टेप्स इन्वॉल्व होता है ना वो देखना है। चलो स्टेप्स इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन। देखो लिखो, नंबर 1
सबसे पहले क्या होती है? ब्रीदिंग। सबसे पहले हम सांस लेंगे, ब्रीदिंग, ठीक है। इसको और पल्मोनरी वेंटिलेशन भी बोलते हैं। पल्मोनरी का मतलब ही लंग्स होता है, तो पल्मोनरी वेंटिलेशन। देखो वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है? देखो वेंटिलेटर आप क्यों लगाते हो? किचन में आपको वेंटिलेटर लगी रहती है, ठीक है। जिससे क्या होता है, आप जो खाना बनाते हो तो अंदर आपका धुआं क्या होता है, किचन में फैल जाता है। धुआं किचन में हो जाता है, तो आप जो क्या बोलते हो उसको, वेंटिलेशन लगा रहता है, फैन जैसी लगी रहती है, तो वो क्या करती है, वो सारी की सारी धुआं आपके जहाँ पे रहता है वो किचन में, वो सारा को सारा वो बाहर फेंक देता है, ठीक है। तो वैसा ही है कि पल्मोनरी मतलब लंग्स के अंदर जो वेंटिलेशन है कि यहाँ पे, तो उसी को वेंटिलेशन उसी को बोलता है कि जैसे कि लंग्स में O2 CO2 को क्या होगा, CO2 का क्वांटिटी लंग्स में बढ़ जाएगा तो उसको बाहर फेंकेगी, और जब फिर ए का क्वांटिटी लंग्स में रिक्वायरमेंट हमारे O2 होगी तो उसको अंदर लेके आएगी, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, CO2 को हम आउट करते हैं, टाटा बाय बाय, एंड O2 को इन करते हैं, बिकॉज वी लव O2 हमारे लिए बहुत आवश्यक है, ठीक है। अब हमने क्या किया, पल्मोनरी वेंटिलेशन हो गई, ऑक्सीजन तो आ गई अंदर। अब इसके बाद यहाँ पे बेसिकली डिफ्यूजन ऑफ गैसेज होगी। सेकंड पे लिखिए डिफ्यूजन ऑफ गैसेज। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ठीक है। हाँ ये होता है बेसिकली, पहला हम पढ़ रहे हैं एल्व्यूलर लेवल पे। अभी मैंने बताया दो जगह पर डिफ्यूजन होती है, यहाँ पे लिखिए एल्व्यूलर लेवल, ठीक है, अक्रॉस एल्व्यूलर मेम्ब्रेन। यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे एल्व्यूलर मेम्ब्रेन में, ठीक है। चलो समझ गए। अब देखो थर्ड है हमारा, आपको ये प्रोसेस एक एक करके समझ आ जाएगा, मैं अभी समझा भी दे रही हूँ। देखो अब ये है, अब तो यहाँ पर डिफ्यूजन हो गई, हाँ, तो अब इसके बाद क्या होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अब इस गैसेस का क्या होगा, ट्रांसपोर्ट बाय ब्लड। देखो ये सब बहुत ईजी है, एक दूसरे से रिलेटेड है ना, इसलिए बहुत ईजी है। देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि हमारा स्टेप है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कैसे कैसे होता है उसके स्टेप्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले क्या करते हो, ब्रीदिंग। आप सबसे पहले तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या है, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब हुआ आप क्या करते हो, सांस लेते हो। जैसे कि आप क्या करते हो, ये हम क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं। ये मैं तो आपको सुना रही हूँ ना कि ये मतलब ऐसे जैसे हम योगासन करते हैं तो अनुलोम विलोम जिसको बोला जाता है, ठीक है, वो हम करते हैं तो ऐसे मतलब, लेकिन जनरली तो ये हमारे प्रोसेस चलती जा रही है, आपको सुनाई नहीं देता है, लेकिन ये चल रही है ना, क्योंकि आपका नॉस्ट्रल क्लीन है तो सुनाई नहीं दे रही है। जैसे जिस लोगों का नॉस्ट्रल ये होता है ना पैक्ड, मतलब फिक्स होती है, हमेशा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होती है, रेस्पिरेशन में कुछ प्रॉब्लम्स होती रहती है ना, तो देखना उसके सांस लेने में भी सुनाई देता रहता है, ठीक है। और उसके बाद आपको ना उसके रात में सोएंगे तो उसके आपको पूरा सुनाई देता रहेगा कि वो कैसे सांसें ले रहे हैं। तो वो अभी नॉर्मली क्लीन रहता है तो सुनाई नहीं देता है। तो अभी देखो, तो सबसे पहले क्या किया हमने सबसे पहले ब्रीद इन ब्रीद आउट किया, ठीक है, ब्रीदिंग किया, ठीक है। ब्रीथ इन मतलब ब्रीद इन किया और ब्रीद आउट किया, तो उसको बोलते हैं ब्रीदिंग किया तो उसको हम पल्मोनरी वेंटिलेशन बोलते हैं, जिसमें हमने क्या करा, हमने CO2 को आउट करा और O2 को इन करा। ये स्टेप्स पहला। और उसके बाद हमारा क्या हुआ, मान लो तो हमने CO2 को, अब उसके बाद क्या हो गया, हमारे अंदर हमारे बॉडी के अंदर क्या हो गई, O2 आ गई, मतलब O2 एल्वुलर लेवल पे आ गई, फिक्स हो गई। हमारे एल्वुलाई है, एल्वुलाई में O2 आ गई। अब O2 आ गई तो O2 क्या होगी, बढ़ गई ना हमारे एल्वुले पे, तो एल्वुलाई पे हमारी O2 आ गई। O2 का मेन क्वांटिटी क्या था, मतलब मेन जरूरत क्या है, आपको क्यों लेके आओ बॉडी में, क्योंकि उसको सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब सेलुलर फंक्शन करना है। तो ये क्या करेगी, यहाँ पे डिफ्यूजन होगा या गैस का हमारा अक्रॉस द एल्वुलर मेम्ब्रेन। एल्वुलर मेम्ब्रेन में अक्रॉस के डिफ्यूजन होता है कि यहाँ पे कि ये वेंटिलेशन हुआ, अब यहाँ पे आया तो देखा कि जैसे कि O2 आया तो O2 यहाँ पे CO2 का क्वांटिटी ज़्यादा होगा तो फिर वो बाहर फेंक देगा। कि हम दोनों इन आउट प्रोसेस हमारा दोनों साथ में चलता है, सिक्वेंसली चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि पहले 2 बार इन किए 2 बार आउट किए, एक बार इन किए तो आपको एक बार आउट करनी ही पड़ेगी, ठीक है। ऐसे ही करते हैं ना, आप ऐसे नहीं कर सकते ना कि एक बार पूरा सांस ले लो और फिर मतलब बोलेंगे नहीं अभी 10 मिनट रुक जाते हैं फिर बाद में छोड़ेंगे, मतलब हमें मन नहीं कर रहा हमें सांस लेने को छोड़ने का, ऐसा नहीं सोच सकते ना। पहले जब सांस लेते हो तो आपको उसके साथ सांस निकालनी भी पड़ती है, छोड़नी भी पड़ती है। तो यही है, तो क्यों होती है, डिफ्यूजन की वजह से, क्योंकि आपके एल्वुलाई में सांस लिए तो क्वांटिटी O2 की बढ़ गई और O2 की बढ़ गई, लेकिन अभी भी क्या बोलते हैं उसको, हमारा क्या CO2 कंटेंट ज़्यादा है, तो उसकी वजह से डिफ्यूजन क्या होती है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। तो CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो बाहर चली जाएगी, फिर O2 का कंसंट्रेशन ऐसा अंदर आएगा, ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा। और फिर उसके बाद यहाँ तक तो हो गया, डिफ्यूजन हो गया।
अब फिर इस डिफ्यूजन से हमारे बॉडी में CO2 आ गई, CO2 बाहर चला गया। अब वो CO2 आई तो CO2 की ज़रूरत क्या है, ट्रांसपोर्ट के लिए। तो ये क्या करता है, मतलब डिफ्यूजन CO2 सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए, सेलुलर फंक्शन के लिए, ऑर्गेन का फंक्शन के लिए। तो वो क्या करेगी, अब हमारी ये है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, गैस का ट्रांसपोर्ट ब्लड से होता है, ये टिश्यू लेवल तक, ये टिश्यू तक जाने के लिए ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड के थ्रू। ठीक है, तो इतना समझिए कि आगे जाके ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है, मतलब ये मैसेंजर। एक तरीके से देखो ना तो ये CO2 ब्लड हमारा क्या होता है ना, कैरियर है ये। जैसे बस नहीं आती, बस ऑटो, तो ये ट्रांसपोर्ट है हमारा। ठीक है, देखो ये हमारा मान लो बस है, ठीक है, लोड करके ट्रेन जैसे लोड करके, मालगाड़ी है ये। ठीक है, ये मालगाड़ी है। चलो नोट कर लो यहाँ, चलो समझ गए। चलिए अब ये है, ये क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट करके कहाँ तक ले गया, ये टिश्यू लेवल तक ले गया। ये तो हमारी ये ट्रांसपोर्ट करके टिश्यू तक पहुँचाएगा ना इसको। हाँ, अब वहाँ पे देखो, फिर वहाँ पे क्या होगी, डिफ्यूजन होगी वहाँ पे जाके, क्योंकि लोडिंग हुई तो अनलोडिंग भी होगी। ऐसे याद कर लो कि O2 की लोडिंग होती है एल्वेलाई लेवल पे और अनलोडिंग होती है टिश्यू लेवल पे। ठीक है, लोडिंग अनलोडिंग याद कर लो। तो अभी है हमारा फोर्थ क्या है, फिर से डिफ्यूजन होगा। ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस की फिर से डिफ्यूजन होगी, लेकिन इस बार कहाँ होगी, ये याद कर लो, बिटवीन W, इसका मतलब पता है ना आपको क्या होता है, बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। यहाँ पे ब्लड और टिश्यू के बीच में डिफ्यूजन होगी हमारी। ठीक है, चलो कि अब यहाँ पे क्या होगी, मतलब ब्लड में हमारा क्या, अभी हमारा यहाँ तक आया था, ब्लड में हमारे पास किस चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा है, हमारे पास ब्लड में क्वांटिटी है जो O2 की ज़्यादा है। यहाँ इस वाले पे ब्लड में क्वांटिटी O2 की ज़्यादा है, टिश्यू में क्वांटिटी CO2 की ज़्यादा है। ठीक है, तो आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे अनलोडिंग होगा, यहाँ पे लिख लीजिए अनलोडिंग। ठीक है, अनलोडिंग ऑफ O2। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा था, यहाँ पे लोडिंग ऑफ लिख लीजिए, ऐसे आपको याद करने के लिए दे रही हूँ मैं। लोडिंग ऑफ O2 को हमने भरा और फिर यहाँ पे हमने खाली कर दिया। सिंपल, मालगाड़ी जैसे है, मालगाड़ी जैसे किसी जगह से भराएगा कोई, मान लो राजस्थान से हम क्या बोलते हैं, कुछ भी सामान लेके आए, तो राजस्थान से सीमेंट लाए तो वहाँ पे लोड हुई, और फिर मान लो बिहार में लाना है तो बिहार में ला के उसको अनलोड कर दिए। ठीक है, चलो समझ गए। अब क्या होगी, फाइनली हमारे टिश्यू लेवल पे हमें चाहिए था क्या, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन आ गई। अब हमारे पास टिश्यू के पास ऑक्सीजन आ गई, तो अब क्या करेगा, आप सीमेंट को उठा के ले आए हो बिहार में, जहाँ पे आपका मतलब पोजीशन जो था, डेस्टिनेशन पॉइंट था, तो डेस्टिनेशन पे ले आओ तो क्या करोगे, कुछ नहीं, अब उस सीमेंट से आप घर बनाओगे। तो सेम यहाँ पे क्या होगा, अब आपका काम करना है बस, यूज ऑफ O2, जो यूज O2 का जो हमने लाया O2, उसका यूज होगा बाय सेल फॉर इट्स कैटाबॉलिक फंक्शन। इसका कैटाबॉलिक फंक्शन के लिए ये यूज होगा। ठीक है, बेसिकली जो हमें काम क्या था, हमें उस CO2 को उसके डेस्टिनेशन पॉइंट पे लाना था, जिससे क्या हो जाए, इसका पोजीशन पहुंच जाए। तो ये आ गया CO2, अब वहाँ पे आप खपत कर लो, जो करना है यूज़ कर लो। ठीक है, चलो कैटाबॉलिक फंक्शन हो जाएगा, और रिजल्टेंट क्या देगा फिर से ये, इसका बेसिक रिजल्टेंट बन जाएगी हमारी, चलता रहता है ना ये, रिजल्टेंट हो जाएगा हमारा CO2, इसका रिजल्टेंट हमारा CO2 निकलेगा। ठीक है, चलिए लिख लो, एक फॉर्मूला होता है ना कि जैसे ग्लूकोज को हम ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो उससे क्या होगा, आपका एनर्जी रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, तो उसी से हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के जैसे यूज होता है। तो ये लिख लीजिए, फिर वो एक बस थोड़ा सा लिखवा देंगे। चलिए हो गया हमारा, बस एक रिएक्शन इन्वॉल्व है वो लिख लीजिए। यस, सभी को पता है अभी, तो लिख लीजिए रिएक्शन इन्वॉल्व। ठीक है, लिखो C6H12O6 क्या है ये हमारा ग्लूकोज है। ठीक है, उसमें ऑक्सीजन
हमने ये ग्लूकोज है, ये कहाँ पे हो रही है, टिश्यू लेवल पे हो रही है, ठीक है। तो टिश्यू लेवल पे हो रही है, इन्वॉल्व इन टिश्यू लेवल लिख लीजिए, टिश्यू तक पहुँच ही गया है ना इन, देखो समझ गया। तो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज के साथ हमने यहाँ ऑक्सीजन आया, जो ऑक्सीजन वो यूज़ होगी और फिर ये बना देगी हमारी CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी रिलीज होगी इससे, ठीक है। देखो समझ गए। ये ग्लूकोज हमारा जो प्रेजेंट था इनसाइड द टिश्यू सेल, ग्लूकोज लिख लो, सभी को पता होगा बट नहीं है तो लिख लो, ग्लूकोज प्रेजेंट इनसाइड सेल, जो सेल में प्रेजेंट था, ठीक है। आप इसको बैलेंस भी कर सकते हैं, ठीक है। देखो बैलेंस करने की तो क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे 6 लगा दीजिए, यहाँ पे भी 6, रिएक्शंस जनरली सबको पता होता है, तो इसी के लिए मैं डायरेक्ट इसको 12 है तो 12 ही होगी, हाँ हाँ ठीक है, समझ गए। देखो ये है प्रेजेंट होता है टिश्यू लेवल पे सेल, और ये जो ऑक्सीजन हमने बाहर से आया, ये हमने ऑक्सीजन को लेके आया ना पूरा ट्रांसपोर्ट से, वो है, ये क्या हो जाएगी हमारी एक्सक्रीट आउट, ब्रीथ आउट लिख लो, एक्सक्रीट आउट से बेटर है, ब्रीथ आउट। एक्सक्रीट आउट बोलते हैं ना तो वो पॉटी जैसा फील आता है, एक्सक्रीट आउट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ही है ये भी, ठीक है। जैसे हमारा पॉटी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, मतलब वो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, तो ये CO2 भी हमारे लिए तो वेस्ट ही प्रोडक्ट हुआ ना, ठीक है। और वाटर तो हमारी वाटर ड्रॉपलेट के जैसे बॉडी में जो फंक्शन हो गया। एनर्जी क्या करेगा, एनर्जी जो हमारा फंक्शन आगे की वाइटल एक्टिविटीज़ है जो बॉडी करेगी, वो बॉडी को करने में हेल्प करेगा, ठीक है। लिख लीजिए इसके बारे में, परफॉर्म, हेल्प इन परफॉर्मिंग, हेल्प इन परफॉर्मिंग ऑल वाइटल एक्टिविटीज़, जो आवश्यक है एक्टिविटीज़ बाय बॉडी, जो हमारे बॉडी के द्वारा जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं वो सबको ये परफॉर्म करने के लिए हेल्प करेगा, जो एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है। चलिए सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नोट कर लीजिए इसको, चलो चलो ठीक है, समझ गए। चलिए फिर ठीक है, तो आज यही तक रहने देते हैं। अब हो गया, अब हमें मैकेनिज्म, मतलब इसका मेन मैकेनिज्म पढ़ना है, सो वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर अगर आपने पीछे से लेक्चर नहीं पढ़ा है तो जल्दी जाके लेक्चर को अटेंड करो और पूरा चैनल सब्सक्राइब करो और पूरा लेक्चर लिख लीजिए, ठीक है। ज़्यादा हुआ नहीं है इसका, सो टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, रेगुलर रह जाओगे, ठीक है। ज़्यादा नहीं हुआ है तो आपको भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, एकदम सिक्वेंसली आप इसको कैच कर लोगे ज़्यादा। फिर मैकेनिज्म यहाँ तक तो है था, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट थी तो वो भी मैंने सारे लिखवा दिए, बस इसको पढ़िए और नोट्स और NCERT मस्ट है, NCERT ही हमें पढ़ना है, ठीक है। चलो ओके बाय।